Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे जो रिसेंटली एग्जामिनेशन होने वाले हैं जो कि हमारा VLW एग्जामिनेशन है, जिनको हम पंचायत सेक्रेटरी भी कहते हैं, और जो हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो उनमें ये टॉपिक ऑफ कंसर्न है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989। और ये वाला जो सेशन रहेगा ये MCQ बेस्ड सेशन रहेगा, ठीक है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके VLW एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, और मैक्सिमम चांस इसी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो रिलेट करके एग्जामिनेशन में पूछेंगे। हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन और एस्पायरेंट के पास भी पहुंच जाए। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी पहली स्लाइड शुरू करते हैं। The first question on your screen is the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, which provide 3-tier model, was passed for the first time. जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का पंचायती राज एक्ट था जिसने 3-tier मॉडल सिस्टम जो है वो बताया था, वो किस साल में पास हुआ था। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए दैट इज 1988, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1989 एंड ऑप्शन डी 1974। जितने भी एस्पायरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो साथ में इसको एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, देखें वो इस जो सेक्शन है ये जो द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 वो इस सेक्शन में से कितने मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट है हमारा, ये किस साल में पास हुआ था जिसने 3-tier मॉडल सिस्टम बताया था, तो ये हुआ था 1989 में, ठीक है ना। इस चीज को याद करें। अब देखें ये जो पंचायती राज एक्ट था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, तो इसमें जो 3-tier मॉडल थे वो कौन कौन से थे। अब देखो एग्जामिनर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। सपोज उसको वो अगर उसकी डेट ना पूछ के वो बोलेगा बताएं जी 3-tier सिस्टम कौन कौन से हैं, तो इसमें से अगर हम देखें हमारे जो 3-tier सिस्टम है, अगर नंबर फर्स्ट पे देखें हमारा जो 3-tier सिस्टम मॉडल है उसमें क्या है। सबसे पहले हम देखें हमारे पास हल्का पंचायत होती है, ठीक है ना। हल्का पंचायत याद रखें, एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है हल्का पंचायत, ठीक है ना, जिसको अगर सपोज ये हल्का पंचायत ना पूछ के वहां पे विलेज पंचायत भी पूछ लेगा, ठीक है ना। अब डिफरेंट डायमेंशन से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एग्जामिनर डाल सकता है, ठीक है ना। तो वो हल्का पंचायत ना पूछ के वो हमारे पास विलेज पंचायत पूछ सकता है। 3-tier सिस्टम में पहला मॉडल तो हमारे पास रहेगा पंचायत, हल्का पंचायत। दूसरे नंबर अगर हम बात करें 2nd-tier सिस्टम जो था वो हमारे पास अगर उसमें बात करें तो वो हमारे पास कौन सा था, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना। इसको भी आप याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में है तो इन चीजों में पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। सपोज ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ना पूछ के वो ये भी पूछ सकते हैं कि ब्लॉक लेवल पे ये जो हमारा ऐसे ऑन बेसिस ऑफ लेवल भी पूछ सकते हैं। वो पूछेंगे जी जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है वो किस लेवल पे हमारी वर्क करती है, तो वो हमारी ब्लॉक लेवल पे जो है फंक्शनिंग करती है। उसके बाद जो 3 नंबर पे हमारा है वो हमारे पास आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है ना। याद रखें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जिस मर्जी डायमेंशन से वो क्वेश्चन पूछें ताकि आपका जो है आंसर वो अटेम्प्ट हो जाए। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड रहेगा जो कहाँ पे वर्क करता है। इसको ये पूछेंगे ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है ये कहाँ पे वर्क करता है। इट वर्क एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये वर्क करता है,
इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो पंचायती राज एक्ट ऑफ जो पंचायती राज एक्ट था 1989 का, उसके जो 3 मॉडल हैं वो है हल्का पंचायत, जिसको विलेज पंचायत भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जो ब्लॉक पे वर्क करती है, ब्लॉक लेवल पे। और तीसरा आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करता है। ये इतना कुछ सफिशिएंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच ईयर महाराजा हरि सिंह प्रोमलगेट द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती रेगुलेशन एक्ट 17। इसको आपने ध्यान में रखना है। जो एक्ट 17 है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज का, वो किस ईयर में उन्होंने प्रोमलगेट किया था, मतलब उसका ऐलान किया था, उसका प्रचार किया था, ठीक है ना, उसका ऐलान किया था या प्रचार किया था, ठीक है ना। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। अब आप देखें, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो साथ में क्या करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि वो किस ईयर में प्रोमलगेट किया गया था, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1935 एंड ऑप्शन डी 1940, ठीक है ना। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो जो प्रोमलगेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ समथिंग, कोई भी जो होती है उसको हम इस चीज को बोलते हैं, ठीक है ना। अब जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इसको आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है ना। जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट ऑफ रेगुलेशन एक्ट 17 था, वो किस ईयर में पास हुआ था, तो वो हुआ था हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 1935 में हुआ था। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, 1935 में हुआ था। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। और ये एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, क्वेश्चन 3 रहेगा आपकी स्क्रीन पे। विच सेक्शन ऑफ, देखो सेक्शन पे काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है हल्का पंचायत का, वो किस सेक्शन में डील करता है। इसका जो है आंसर आप बता सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेक्शन 1, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 2 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 4, ठीक है ना। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज सेक्शन 4। हमारी सेक्शन 4 दैट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। जो हमारी हल्का पंचायत है उसमें ये डील करती है और इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्या हुआ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत है दैट डील्स विद द सेक्शन 4 ऑफ द पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989। इस चीज को आप याद रखें। अगर देखा जाए एज पर दिस सेक्शन, अगर इस सेक्शन से देखा जाए, जितने भी जो भी विलेज मतलब हमारे जितने भी विलेज हैं, ठीक है ना, ईच विलेज, जितना भी हमारा विलेज है, ईच विलेज या जो भी हमारे हल्का हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे हल्का है, दैट विल हैव अ हल्का पंचायत नोन बाय द नेम ऑफ द प्लेस। जहां की वो प्लेस होगी, सपोज जिस जगह की हल्का पंचायत है वो उसी के नाम से रहेगा। एक चीज ये रखनी है। और जो हल्का पंचायत होती है वहां उसके पास क्या होती है, उसके पास एक हल्का मजलिस भी होती है, ठीक है ना। हल्का जो पंचायत होती है, हल्का पंचायत जो होती है हमारी, दैट विल हैव द हल्का मजलिस। उसके पास क्या होती है, हल्का मजलिस भी होती है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन कैसे पढ़ जाए इस चीज का कोई आइडिया नहीं रहता। हल्का पंचायत विल हैव द हल्का मजलिस विच कंसिस्ट ऑफ वोटर, जिसमें हमारे जितने भी जो भी वोटर्स होते हैं वो हमारे इसमें होते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है। हु हैव देयर नेम इन द इलेक्टोरल रोल, जिनके इलेक्टोरल रोल में नाम होते हैं, जिस भी हल्का पंचायत से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। जिस भी हल्का पंचायत से वो बिलोंग करते हैं उसके ये नाम रहते हैं, ठीक है ना। विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत, तो हमारा आंसर रहेगा दैट इज सेक्शन 4 के साथ, क्योंकि इन सेक्शन में से काफी सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पढ़ सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज योर क्वेश्चन 4। हु इज नोन एज हल्का मजलिस। अभी पढ़ा दिया मैंने हल्का मजलिस कौन होते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए वोटर ऑफ हल्का पंचायत, ऑप्शन बी मेंबर ऑफ हल्का पंचायत, ऑप्शन सी चेयरमैन ऑफ हल्का पंचायत एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर जितने भी व्यूज देख रहे हैं वो साथ में आंसर भी दें।
इसका आंसर रहेगा आंसर ए, दैट इज वोटर ऑफ हल्का पंचायत जो हैं उनको हम कहते हैं हल्का मजलिस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो हम मिस ना कर पाएं, ठीक है ना। मिस नहीं कोई भी क्वेश्चन करना। इसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। अगर हम देखें पंचायती राज ऑफ इंडिया की बात करें, अगर हम पंचायती देखो क्वेश्चन वो यहाँ से इंडिया के ऊपर भी पूछता है कि पंचायती राज सिस्टम जो इंडिया का था, पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया के ऊपर भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। एग्जामिनर का कोई पता नहीं क्या हो कहाँ से वो क्वेश्चन उठा के पूछ सके। तो इसके भी ये भी पूछ सकता है ये जो था ये कब अमेंड हुआ था, दैट इज अमेंड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट के एक्ट ऑफ 1992 में ये अमेंड हुआ था। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अगर देखेंगे जो हमारी लोकल बॉडीज़ होती हैं ना, तो जो इंडियन सिटीजन है अगर वो इलेक्शन के लिए क्वालिफाई हो, अगर वो इलेक्शन के लिए क्वालिफाई हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले ही मस्ट बी अ इंडियन सिटीजन, सबसे पहले उसको इंडिया का नागरिक होना ज़रूरी है, लाजमी है, ठीक है ना। एंड ही मस्ट नॉट बी लेस देन 21, मतलब 21 ईयर एज से कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना। ये चीज़ आपके पास आ गई, ठीक है ना। उसके बाद ही मस्ट बी अ रजिस्टर्ड वोटर, वो एक रजिस्टर्ड वोटर भी होना चाहिए। ये भी एक क्राइटेरिया रहता है। अगर इन केस ऑफ पंचायत की बात करें, मेंबर ऑफ ग्राम सभा उसकी जो कंस्टिट्यूंसी होती है उसमें ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ ड्यू टू एनी रीजन, अगर किसी भी रीजन की वजह से द हल्का पंचायत इज डिसॉल्व बिफोर इट पीरियड ऑफ एक्सपायरेशन, अगर वो अपने प्रॉपर टेन्योर से पहले ही एक्सपायर हो जाए, देन द इलेक्शन विल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ, उसके बाद जो इलेक्शन होगा वो कितने पीरियड के बाद लिया जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए दैट इज 1 मंथ में होना चाहिए, ऑप्शन बी 3 मंथ में होना चाहिए, ऑप्शन सी 6 मंथ में होना चाहिए एंड ऑप्शन डी 8 मंथ में होना चाहिए, ठीक है ना। सो इसका कोई आंसर हमें जितने भी व्यूअर्स हैं वो देख के बताएं या क्या करें वो अपना अपना साथ में मार्क करते रहें। सो अगर कोई भी हल्का पंचायत अपने प्रॉपर टेन्योर के पहले एक्सपायर हो जाए तो वहाँ पे लाजमी रहता है कि हमारे जो है वो 6 मंथ के बीच उसका जो है वो 6 मंथ के बीच उसका जो है वो इलेक्शन करवाना चाहिए। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज 6 मंथ। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, देखो हल्का पंचायत के ऊपर काफी सारे पॉइंट आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है जो हमारा सेक्शन 24 रहता है, ठीक है ना, जो हमारी हल्का पंचायत के ऊपर है। सो दिस सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट एटलीस्ट 1 मीटिंग अ मंथ, मतलब एक मीटिंग 1 मीटिंग, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आता है कि एक मीटिंग एटलीस्ट वंस अ मंथ होनी चाहिए हल्का पंचायत में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर देखें इस एक्ट में एक चीज और भी मेंशन की गई है कि देयर मस्ट बी अ पंचायत, देयर मस्ट बी अ पंचायत एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एडवाइजरी कमेटी भी होनी चाहिए। ये इन ईच हल्का पंचायत, जो भी हल्का पंचायत है उसमें होनी चाहिए। एंड दैट पंचायत एडवाइजरी कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ मेंबर, जो भी वहाँ की जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो प्रिस्क्राइब करेगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी मीटिंग आर हेल्ड बाय हल्का पंचायत इन अ मंथ, एक महीने में हल्का पंचायत को कितनी मीटिंग्स करनी चाहिए। सो ये अभी भी डिस्कस कर दिया। सो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एटलीस्ट वंस अ मंथ, 3 मीटिंग्स, 2 मीटिंग और नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर जैसा कि मैंने बता दिया है, एक मीटिंग होना जरूरी है। सो द राइट आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज एटलीस्ट 1 मीटिंग अ मंथ
होनी ही चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है। हल्का पंचायत में मीटिंग, अगर हल्का पंचायत में मीटिंग नहीं होती तो जितने भी वो पंच सरपंच होंगे, पंच होंगे, वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे जो भी डेवलपमेंटल काम रहते हैं अपनी हल्का पंचायत में, ठीक है ना। तो मीटिंग होना ज़रूरी है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। फिर अगर हम देखें, अगर डिसक्वालिफिकेशन अगर मेंबर की हो, अगर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर की बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, सेक्शन के ऊपर से। सो जो डिसक्वालिफिकेशन जो मेंबर रहती है, मेंबरशिप रहती है इसमें, सो वो किस सेक्शन में आएगी, वो हमारी आएगी सेक्शन 6। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, सेक्शन 6 ऑफ द पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989, इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है हल्का पंचायत में। उसके बाद हमारे पास अगर पावर और फंक्शन की बात करें हल्का पंचायत की, अगर हमारे पास पावर एंड फंक्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ेंगे वीएलडब्ल्यू एग्जामिनेशन में, आप देखते रहें क्योंकि ये टॉपिक ऑफ कंसर्न है। सो पावर एंड फंक्शन ऑफ जो हमारे हल्का पंचायत है वो किस सेक्शन में आते हैं, सो वो हमारे आते हैं सेक्शन 13 में आते हैं। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। ये सारी जितने भी सेक्शन है ये डिफरेंट एग्जामिनेशन में इससे पहले भी जो हुए थे, जो ये जो आई थिंक एग्जामिनेशन बंद पड़े थे उससे पहले भी आते रहे हैं, और इस टाइम भी ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, that is question number 7. Which section of Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act deal with the disqualification for the membership of the Halka Panchayat? जो disqualification of member of Halka Panchayat है वो सेक्शन कौन सी सेक्शन में डील करते हैं, ठीक है ना, किस सेक्शन से डील करते हैं। सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए दैट इज सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी सेक्शन 6 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 2, ठीक है ना। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें। सो दैट डील्स विद द सेक्शन 6 ऑफ द पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989, ठीक है ना। डिसक्वालिफिकेशन जितने भी मेंबर होंगे हल्का पंचायत के, अगर उनको डिसक्वालीफाई करना पड़े तो वो किस सेक्शन में डील करते हैं, हमारी सेक्शन 6 के साथ डील करते हैं। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पढ़ सकता है। और भी डिफरेंट क्वेश्चन, जितना आप वीडियो के साथ बने रहेंगे तो उतना मैं क्या करूंगा ना, लास्ट पे बीच बीच में और भी एक्सप्लेनेशन, डिफरेंट वेरियस एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा साथ में, ठीक है ना। तो उस एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सो इसलिए आपको इस वीडियो में बना रहना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. The minimum age to become a member of हल्का पंचायत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, जो मिनिमम एज है अगर हमें मेंबर बनना है हल्का पंचायत में तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए। सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए दैट इज 40 ईयर, ऑप्शन बी 25 ईयर, ऑप्शन सी 36 ईयर एंड ऑप्शन डी 30 ईयर। तो इस क्वेश्चन का आप हमें आंसर करके बताएंगे, ठीक है। So the right answer for this question is your option B, that is 25 year. तो 25 ईयर होने चाहिए अगर कोई भी जो हल्का पंचायत का वोटर है दैट ही वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हल्का पंचायत, तो उसके लिए उसकी जो एज है वो 25 साल होनी चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये आ गया। अब मैं साथ में कुछ और जो चीज़ें मुझे याद आ रही हैं मैं भी वो भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सबसे पहले देखें जो हमारी पंचायत अदालत है, हमारी जो पंचायत अदालत है वो किस सेक्शन से डील करती है, दैट डील्स विद द सेक्शन, ये क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, दैट डील विद द सेक्शन 48, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत है, इस्टेब्लिशमेंट जो हमारी है किसकी, एस्टैब्लिशमेंट एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत वो किस सेक्शन से डील करती है, दैट डील विद द सेक्शन 4। ये भी आपने ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे मुझे चीजें याद आती रहेंगी साथ में मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलो प्रोग्राम्स इज आर इम्प्लीमेंटेड बाय हल्का पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि हल्का पंचायत जो हमारे जम्मू कश्मीर की है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। सो हमारे पास ऑप्शन हैंगे, ऑप्शन ए दैट इज
पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें गरीबी हटाते हैं, पॉवर्टी को मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी रहेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ताकि हम जो वहाँ के वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें। और ऑप्शन सी रहेगा हमारे पास इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, जो हमारी रूरल डेवलपमेंट है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। या डी ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इनके अलावा और भी काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो हल्का पंचायत इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो ये तीन चीजें तो नहीं पूछ सकते। अब उसमें हमारे पास होता है पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हो गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी वो हमारे हल्का पंचायत में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है ना। ग्राउंड लेवल पे बड़ा कम हो रहा है, लेकिन अगर सही कोई सरपंच या पंच काम करने पाए तो वो सारी, अगर पढ़े लिखे सारे हमारे साथ पंच सरपंच जुड़ जाएंगे तो ये चीज़ें, वो बेसिक चीज़ें सबसे पहले वो ये इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके ऊपर वो ध्यान देंगे। काफ़ी सारे अगर ग्राउंड लेवल पे देखें ये काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमको इस तरीके से वर्क करना है। हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऐसे चुना है जो इन चीज़ों पे ध्यान दे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दिस होसिंग फॉर एसटीज एंड एससी, इनके लिए ये प्रोवाइड करना। लेकिन आज की जो ये पंचायती राज में जो काम, ये एक हमारे वो जिसको कंपाउंड वाल वो डंगे तक वही सीमित रह गई है, ठीक है ना, कि वही काम है, ठीक है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है ना, जो हमारे जितने भी हल्का पंचायत के मेंबर हैं या हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो वैसे जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हमको ध्यान रखना है कि हमको उनको चुनना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हल्का पंचायत लीव सम टैक्स, कुछ टैक्स भी लीव कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब आयद कर सकते हैं, टैक्स वगैरह लगा सकते हैं किन्हीं चीज़ों पे, ठीक है ना। अगर टैक्स लगाएंगे तो उससे भी तो जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जो हमारी हल्का पंचायत है, उसी के डेवलपमेंट में काम लगेगा, ठीक है ना। हम टैक्स इम्पोज कर सकते हैं ट्रेड पे टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, किसी के प्रोफेशंस पे कर सकते हैं, वहाँ पे इंटरटेनमेंट टैक्स हो सकता है। उसके बाद थिएटर हो सकते हैं, सिनेमाज हो सकते हैं, ठीक है ना, उन पे हम टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि हमारा जितना भी हल्का पंचायत है वो स्मूथली वर्क करे और उसमें डेवलपमेंट हो। और डेवलपमेंट कैसे होगी, टैक्स लीव करेंगे, उसमें से जो इनकम जनरेट होगी, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वो हम इन कामों पर लगाएंगे, एजुकेशन प्रोग्राम में लगाएं, यूनिवर्सल। जब एजुकेशनली स्ट्रांग हो जाएगा कोई भी पंचायत तो वो वेल फ्लोरिश करेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्क्रीन पे, दैट इज योर क्वेश्चन 10। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज पेएबल अंडर हल्का पंचायत? कौन से ऐसे टैक्स हैं जो हल्का पंचायत के अंडर पेएबल होते हैं? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए दैट इज टैक्स ऑन ट्रेड, ऑप्शन बी टैक्स ऑन बोर्ड एंड ऑप्शन सी टैक्स ऑन पिलग्रिम, ठीक है ना। तो ये किन किन पे इंपोज हो सकते हैं? सो द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ट्रेड्स पे भी हो सकते हैं, बोर्ड पे भी हो सकते हैं और पिलग्रिमेज पे भी हो सकते हैं, जो हमारे तीर्थ स्थान होते हैं जितने जितने भी गांव के, वहाँ भी हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखें हमारे पास घाट होते हैं, उसके बाद राइस हस्किंग होती है, उसके ऊपर हम इम्पोज कर सकते हैं। उसके बाद ब्रिक्स जो वहाँ पे कैलिन्स होते हैं, उसके बाद ऑयल मिल्स अगर हैं उनके ऊपर कर सकते हैं, टैक्स पेएबल हो सकते हैं, क्योंकि उनसे जो हम पैसा लेंगे ना। उसके बाद हमारे पास जो फेरी वाले आते हैं, ठीक है ना, फेरी वाले आते हैं जो कपड़े बेचते हैं, वेंडर्स वगैरह, हॉकर्स वगैरह, उनके ऊपर हम इम्पोज कर सकते हैं, टैक्स पेएबल हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब देखें टैक्स लेंगे तो वो जो टैक्स हम अपनी ही हल्का जो पंचायत होगी उसी के ऊपर लगाएंगे, तो वो चीज़ें वेल फ्लोरिश करती रहेंगी। ऐसा नहीं कि सरपंच बन के टैग ले लेना है, तो वो उस पैसे का यूज़ भी करना हमको आना चाहिए। ये ना हो कि पैसे लेके अपना घर भरें। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारी कि अगर वी हैव टू बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमें कुछ काम भी करने चाहिए। ये नहीं कि टैक्स वगैरह लिए, या कहीं को तो टैक्स लगाना भी नहीं आता, बस ऐसे नाम के लिए बन जाते हैं। तो वैसा हमने जितने भी एस्पायरेंट हैं वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर VLW में ये चीज़ें सिलेबस मेंशन है तो इसका कहीं ना कहीं काम तो है ना, कहीं ना कहीं काम तो है, इसलिए ये चीज़ें
जो भी एस्पायरेंट सिलेक्ट होंगे तो वो इन चीज़ों पे भी ध्यान रखेंगे, मतलब बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द हल्का पंचायत कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पंच, जो हल्का पंचायत होती है वो कितने पंच जो है वो कंसिस्ट कर सकती है। सो द ऑप्शंस आर मोर देन 7, एक आप खुद ही देखें आपने कि आपके गांव में कितने पंच होते हैं, क्या 7 से ज़्यादा हैं, क्या 11 से कम है, क्या 7 से नॉट लेस देन 7, 7 से कम नहीं होनी चाहिए और 11 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, और मोर देन या 7 से ज़्यादा है या 11 से कम है। सो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से आप खुद भी कर सकते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी के द हल्का पंचायत कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11 पंच इन हल्का पंचायत में, मतलब 7 से कम नहीं होने चाहिए और 11 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन आई थिंक प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पढ़ भी चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या होता है, ईच हल्का पंचायत जो होती है शेल कंप्राइजेज ऑफ 7 दिस 7 पंच एंड नॉट मोर देन 11, और 11 से भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। द पंच नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11 इंक्लूडिंग, इसमें देखो इंक्लूडिंग सरपंच भी आ जाएगा, इसमें इंक्लूडिंग सरपंच भी आ जाएगा एज प्रिस्क्राइब, जो कि हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं फिक्स टाइम टू टाइम बताती रहती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर देखें जो पंच होते हैं शेल बी इलेक्टेड फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंसी डिलिमिटिंग बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, ठीक है ना, वो भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी से वो जो है वो सिलेक्ट होते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। द सरपंच ऑफ हल्का पंचायत इज इलेक्टेड बाई, जो सरपंच होते हैं हमारे हल्का पंचायत के, उनको कौन इलेक्ट करता है। सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए नायब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत, क्या नायब सरपंच हल्का पंचायत का उनको इलेक्ट करता है, क्या उनको पंच हल्का पंचायत के इलेक्ट करते हैं, या इलेक्ट्रोड करते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव करते हैं। देखो जितने भी एस्पायरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी हम सरपंच को चुनने, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, अपना वोट डालने जाते हैं, तो हम वहाँ देखें जब हम सरपंच के लिए इलेक्शन करते हैं, क्या वहाँ पे खाली नायब सरपंच ही वोट करते हैं उनको, क्या या खाली पंच ही करते हैं, या जितने भी पूरे उस गांव के इलेक्टोरेट्स होते हैं, वोटर्स होते हैं, क्या वो सारे करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। सो इलेक्टोरेट, सो द ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। जितने भी इलेक्टोरेट्स होंगे वो सारे ये इलेक्टोरेट्स ही होते हैं जो कि किसी भी सरपंच को चुनते हैं। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर सरपंच और नायब सरपंच की बात करें, अगर सरपंच और नायब सरपंच की बात करें हम, तो उनका क्या स्टेटस रहता है इसमें, ठीक है ना, पंचायत हल्का पंचायत में। सो ये मेंशन किया है कि इसमें सेक्शन 4 में कि द नंबर ऑफ द पंच शैल नॉट बी लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11 इंक्लूडिंग सरपंच, ठीक है ना। ये चीज़ तो मेंशन की है। पंच की सीट जो है वो, अब देखें जो हमारे पंच हैं, द पंच सीट्स आर आल्सो रिजर्व फॉर वुमेन, एक सीट वुमेन्स के लिए भी रिजर्व होती है, ठीक है ना। दैट बिलोंगिंग टू एसटी हो या एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, उससे द पंच आर इलेक्टेड फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंसी, उसी कंस्टिट्यूएंसी से वो क्या होता है, इलेक्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें सरपंच के बारे में देख लें, सरपंच जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, जो कि हमारे इलेक्टोरेट होते हैं हल्का पंचायत के, ठीक है ना। उनके कलेक्टिवली वोट से वो जीत के हमारा सरपंच बनता है। और एनी पर्सन फ्रॉम हल्का पंचायत कैन स्टैंड फॉर द पोस्ट, मतलब जो भी ये वोटर्स हैं इन्हीं में से तो एक खड़ा होता है बंदा सरपंच के इलेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, कोई भी पर्सन जो होगा हल्का पंचायत के लिए वो खड़ा हो सकता है सरपंच के इलेक्शन के लिए, ठीक है ना, जिसकी प्रिस्क्राइब जो है वो एलिजिबिलिटी जो होती है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखें जो उसके बाद जो नायब सरपंच हो गए, पंच हो गए, वो भी हल्का पंचायत से ही, वोटर से ही खड़े होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखें हमारे पास आ जाती है सेक्शन 5। तो ये सेक्शन 5 डील करती है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सरपंच। तो हमारे जो सरपंच की टर्म रहती है ऑफिस में वो सेक्शन 5 से डील करती है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखें हमारे पास आ जाता है द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो मंथली सैलरी भी हल्का पंचायत के सरपंच को देती है, और स्पेसिफाइड कर देती है उसकी सीटिंग हल्का पंचायत में, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं।
उसके बाद अगर हम रिमूवल की बात करें, अगर हम रिमूवल की बात करें, अगर किसी सरपंच को निकालना हो या वो रेजिग्नेशन देगा, तो वो किस सेक्शन में आता है? वो सेक्शन सेक्शन 7 में आता है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर वो किसी के साथ ग्रॉस मिसकंडक्ट करता है, अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली नहीं करता, अगर वो क्या करता है, ये चीज क्राइटेरिया कि अगर वो 6 बार कंजिक्यूटिवली मीटिंग अटेंड ना करे तो उसको भी निकाल दे सकते हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्क्रीन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सरपंच, नायब सरपंच एंड पंचेस, जो इनकी टर्म रहती है, इनका जो टर्नवर रहता है वो कितना रहता है? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 4 ईयर, ऑप्शन बी 6 ईयर, ऑप्शन सी 5 ईयर, ऑप्शन डी 3 ईयर। तो ये जो हमारे पंच सरपंच ये कितने साल के लिए रहते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी कभी कभी बेसिक लेवल का पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज 5 ईयर। 5 ईयर तक कोई भी जो नायब सरपंच हो, सरपंच हो, पंच हो, अपना ऑफिस होल्ड करके रख सकते हैं अपनी पंचायत में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। Which section of Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act of 1989 deal with the removal of सरपंच, नायब सरपंच of हल्का पंचायत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अभी पढ़ा है मैंने। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सेक्शन 5, ऑप्शन बी सेक्शन 7, ऑप्शन सी सेक्शन 6 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 8। सो ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 7 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989, ये एम्पावर करता है कि जो भी सरपंच, नायब सरपंच हो, उनको हम उनकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट करें किसी के साथ, अगर वो कंजिक्यूटिवली 6 मीटिंग अटेंड ना करें, अगर वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना करें, तो उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है ना। ठीक, ये चीज आपने ध्यान में रखती है, ठीक रखनी चाहिए, क्योंकि दिस सेक्शन एम्पावर, इस सेक्शन से क्या होता है, जितने भी सरपंच हों, नायब सरपंच हों, ठीक है ना, दैट कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, इनको हम रिमूव कर सकते हैं पास्ड बाय, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए कि दैट शुड बी पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द जितने भी हमारे पंच होंगे ना हल्का पंच के, वो उनकी जो मेजॉरिटी होनी चाहिए वो 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए। जब वो इस चीज़ को रिकमेंड करेंगे तो पंच या नायब सरपंच या सरपंच को उनकी पोस्ट से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखें हमारे पास सेक्शन 11 आ जाता है। सो सेक्शन 11 जो है वो क्या करता है, दैट डील्स विद द रेजिग्नेशन ऑफ सरपंच, नायब सरपंच और पंच की ये डील करता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी सेक्शन 11 में से आ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। Which section of Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act of 1989 deals with the function of सरपंच, नायब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत? कौन सी सेक्शन है जो डील करती है जो हमारे सरपंच के मतलब इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पावर एंड फंक्शन ऑफ दिस सरपंच, नायब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत, ये किस सेक्शन में डील करता है? ये क्वेश्चन पढ़ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना। So the options are option A, that is section 19, option B section 20, option C section 25 and option D section 30. So the right answer for this question is your option C, that is section 25 of the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, यहाँ पे आर्ट लिख किया है, एक्ट ऑफ 1989 डील करेगा, इनको एम्पावर करेगा, इनको क्या करेगा, इनको पावर्स देगा। अब अगर हम कुछ और डिस्कस करें इसके बाद, मतलब सरपंच जो भी हमारे होते हैं, जितने भी हमारे सरपंच होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो मीटिंग कॉल कर सकते हैं अपने हल्का पंचायत में, ठीक है ना। वो मीटिंग कॉल कर सकते हैं हल्का पंचायत में, ठीक है ना। और जितना भी पंचायत का रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन कर सकते हैं, और पंचायत का सरपंच ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी जितनी भी आर्थिक स्थिति होती है, जितनी भी हमारे फाइनेंशियल मैटर होते हैं, ठीक है ना,
और जितने भी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो भी हमारे सरपंच संभालते हैं। इधर इट इज़ फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव, आर्थिक स्थिति हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, वो भी ये क्या करते हैं, दैट द सरपंच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर किसी भी रीज़न की वजह से सरपंच अवेलेबल ना हो अपनी ड्यूटी के लिए, तो उस टाइम पे एक रिस्पॉन्सिबल पंचायत का जो हल्का पंचायत है उसका जो है नायब सरपंच जो है वो क्या करता है, उनकी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकता है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन 16। द पावर एंड फंक्शन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल is described in जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 इन इट्स सेक्शन। जो हमारा सेक्शन रहेगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, जिसको हम क्या कहते हैं, BDCs, तो वो किस सेक्शन में आता है, इस चीज़ को आपने मार्क करना है, बताना है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सेक्शन 30, ऑप्शन बी सेक्शन 28, ऑप्शन सी सेक्शन 35 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 45। सो इसका आंसर आप हमें बताने की कोशिश करें जितने भी व्यूअर्स हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 30 ऑफ द पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 डील्स विद द फंक्शन, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ BDCs। जितने भी हमारे BDCs हैं उनके पावर और फंक्शन में ये डील करती है। उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट हम BDCs के ऊपर डिस्कस कर लें, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक सेक्शन होती है सेक्शन 27। सो ये जो सेक्शन 27 है, ये क्या करती है, सेक्शन 27 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर BDCs। तो इस सेक्शन के हिसाब से गवर्नमेंट जो होती है उनको द स्टेट गवर्नमेंट विल कंस्टिट्यूट फॉर ईच ब्लॉक, जो भी हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होते हैं, जो जहाँ के रहने वाले उसी के नाम से उसको क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो BDCs होते हैं, हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होते हैं, इसमें क्या होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन। इसमें एक चेयरमैन भी होता है, ठीक है ना, चेयरमैन होता है। उसके बाद जितने सारे सरपंच होते हैं, ऑल सरपंच, उसके बाद हमारे पास सब के सब सरपंच हो जाते हैं, उसमें डील करते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। वो भी क्या, विद इन ब्लॉक, वो भी उसी के ब्लॉक और उसी की जुरिडिक्शन, जो कि जुरिडिक्शन रहती है ब्लॉक की, उसी में रहते हैं। अगर हम चेयरमैन का मतलब से, चेयरमैन मीन द चेयरमैन ऑफ किस चीज़ का रहेगा, एक तो रहेगा पंचायत अदालत का, एक रहेगा पंचायत अदालत का। उसके बाद BDCs होते हैं हमारे पास, BDCs होते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ये रहते हैं हमारे पास। ये चीज़ें भी काफ़ी सारी एग्जामिनेशन में आती हैं। उसके बाद अगर देखें जो हमारे BDCs हैं, अगर सेक्शन हम 34 की बात करें, तो BDCs को ये ज़रूरी है कि ही शुड कंडक्ट अ मीटिंग वंस अ मंथ, उसको भी एक मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है, दैट विल बी हेल्ड बाय द ईच ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। अगर इसके पावर और फंक्शन की बात करें, वो तो हमें पता है, हमारे ऑप्शन ए 30 में आ गया, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, that is question 17, who is the secretary of the block development council of Jammu and Kashmir Panchayati Raj, Jammu and Kashmir as per Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act of 1989। इस चीज़ को आपने हमें आंसर करना है कि जो सेक्रेटरी है वो कौन होता है, सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए, दैट इज चेयरमैन, क्या चेयरमैन है, क्या ऑप्शन बी वाइस चेयरमैन है, क्या ऑप्शन सी BDCs है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सेक्रेटरी किसको कहा जाता है, आपने गाड़ियों के आगे लिखा हुआ देखा गया सेक्रेटरी किस ब्लॉक का है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर BDCs, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है वो हमारा सेक्रेटरी ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का होता है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन 18, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इज, जो उसका ऑफिस रहता है वो उसकी कितनी टेन्योर रहती है, वो कितने साल तक उसको होल्ड करके रखता है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इज, दैट इज योर ऑप्शन ए 3 ईयर, ऑप्शन बी 5 ईयर, ऑप्शन सी 4 ईयर एंड ऑप्शन डी दैट इज 6 ईयर।
तो इसका आंसर बताने की कोशिश करें। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज 5 years। 5 साल तक वो इसको ऑफिस को होल्ड करके रख सकता है। So the next question on your screen is, that is question 19, the district planning and development board comprises of which of the following? जो district planning development board होता है वो किसको comprise करता है? So the options are option A chairman, option B member of parliament, option C president of municipal council and option D all of the above। So इसका आंसर देने की कोशिश करें। चलो ये जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन 19, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज क्वेश्चन 20, हाउ मेनी मेंबर इन पंचायती अदालत आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पंचायती अदालत में कितने बंदों को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए दैट इज 3 मेंबर, ऑप्शन बी 5 मेंबर, ऑप्शन 4 मेंबर एंड ऑप्शन सी 4 मेंबर एंड ऑप्शन डी 6 मेंबर। So the right answer for this question is your option B, that is 5 मेंबर को जो है पंचायती अदालत नॉमिनेट कर सकती है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज आपके अंडरस्टैंड हो गई है। अब अगर देखें हमारी जो पंचायती अदालत है उसकी जो कंपोजिशन है वो किस सेक्शन में डील करती है? दैट डील विद द सेक्शन 48, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से देखेंगे, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये आने वाले हैं, 5 मेंबर नॉमिनेट होंगे। सेक्शन 48 किससे डील करेगी कि इसकी जो दैट डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ पंचायत, मतलब पंचायती अदालत कंपोजिशन, इसकी जो कंपोजिशन है वो इसके साथ डील करेगी। उसके बाद अगर देखें द टर्म, जो इसकी जो टर्म रहेगी, जो इसकी टर्म रहेगी पंचायती अदालत की, द मेंबर ऑफ द पंचायती अदालत, उसकी कितनी रहेगी टर्म? 5 year रहेगी। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। और जो कोरम होगा वो रिक्वायर्ड रहेगा कंडक्ट मीटिंग करने के लिए 3 मेंबर तो मिनिमम होने चाहिए मेंबर्स, ठीक है ना, अगर मीटिंग कंडक्ट करनी है। फिर सेक्शन आई थिंक 56 ही है। सो ये सेक्शन डील करेगा क्रिमिनल जुरिडिकेशन, क्रिमिनल जुरिडिक्शन जो हमारी रहेगी पंचायती अदालत की, इसके ऊपर डील रहेगा 56। और जो पंचायती अदालत है वो इम्पोज कर सकती है कोई भी सेंटेंस, कैद मतलब वो कर सकती है, और 1000 से ज़्यादा वो क्या कर सकती है? फाइन नहीं लगा सकती भी किसी भी बंदे के ऊपर। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और अगर देखें चेयरमैन, अगर इफ़ द चेयरमैन इज़ नॉट इलेक्टेड विद इन 30 day, उसके बाद क्या प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या होती है? एक होती है जो कि चेयरमैन उन सब मेंबरों में से इसको चुन लेती है, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जो पंचायती अदालत होती है ना, हमारी जो पंचायती अदालत होती है, हमारी जो पंचायती अदालत रहेगी, इसमें क्या होता है? जो हमारी पंचायती अदालत रहेगी इसमें जितने भी मेंबर जो होंगे वो क्या है 5 साल के लिए चुने जाएंगे। और जो इसमें जो होता है वो सारे लिटरेट होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, ठीक है ना। ये ज़रूरी रहता है इसमें, ठीक है ना। अ पर्सन शुड बी लिटरेट, और उसने अपनी जो एज है वो उसकी 30 year एज होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये लेक्चर आई थिंक काफ़ी बड़ा हो गया। अगर व्यूअर्स कमेंट करके बोलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। सो एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1899 है, तो इसके जितने भी पावर्स, फंक्शन, सरपंच पंच हैं, ये सारे कलेक्टिवली मिलके अपना एक हल्का पंचायत जो है उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हमें ये चाहिए, हमें एक काबिल, एक केपेबल बंदा चुनना चाहिए जो हमको रिप्रेजेंट करे, तो वो ताकि डेवलपमेंट कामों में हिस्सा ले। तो तभी मतलब इस जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट का बनाने का मतलब रहेगा। अगर हम इलिटरेट लोगों को चुनेंगे जो काम नहीं करेंगे, तो फिर आई थिंक इसका करने का जो इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं होगा। ये 5 BDC DDC वगैरह चुनने का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। तो एजुकेटेड लोग चुने जो वेलफेयर में हमारा साथ दें, हमारा काम करें, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी रहती है, ठीक है ना। तो ये VLW के लिए, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो अगर आपको इसका नेक्स्ट सेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो ताकि हम एक और नया सेशन लाने की कोशिश करें। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।